हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की इंग्लिश और बुक का नाम है हॉर्नबिल। चैप्टर है आपका फर्स्ट और चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और गाइस, ये इसका पार्ट 1 है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है। और गाइस, इस चैप्टर में हम इसका सबसे पहले समरी पढ़ेंगे हिंदी में। जो नेक्स्ट ईयर रहेगा उसमें मैं आपको इसको इंग्लिश में भी करवाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। लेकिन इस साल हम सिर्फ इसको हिंदी में ही करवा पाएंगे और मैं इसका पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो पेपर लगभग 13 तारीख को है, 12-13 तारीख को, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको इंग्लिश के साथ साथ पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोशोलॉजी इत्यादि सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स इसी तरीके से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहीं ना कहीं इसी तरीके की वीडियोस आपको 12th क्लास में भी इजीली मिलती रहे। और अभी आप 11th में हैं, 12th में और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आप अभी से चैनल के साथ बने रहें ताकि आप कहीं ना कहीं हमसे शुरू में ही जुड़े रहें और जब आपके पेपर्स आए तो आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सके इस चैनल के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें ताकि कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकें, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये कुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और ये कुशवंत सिंह और उनकी दादी पर पूरा बेस्ड है। ठीक है। तो देखिए, आगे देखते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कुशवंत सिंह की एक प्रसिद्ध आत्मकथात्मक रचना है। देखो, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो कुशवंत सिंह है उनकी एक प्रसिद्ध क्या है, आत्मकथा, मतलब कि खुद की स्टोरी उसमें ये बता रहे हैं। ठीक है। इस चैप्टर में, इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी के व्यक्तित्व, उनके साथ अपने संबंध और समय के साथ आए परिवर्तनों का भावनात्मक एवं यथार्थ चित्रण किया है। देखो, जो लेखक है, जो उनकी दादी है, तो लेखक अपनी दादी के सभी चरित्रों के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो दादी और अपने संबंधों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमें ये पता लगेगा कि जो लेखक है वो अपनी दादी के साथ किस तरीके से रहते थे और समय के अनुसार उनकी जो लाइफ स्टाइल है उनमें क्या चेंजिंग आई। ठीक है। इन चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, आगे दिखा रखा है, ये कहानी भारतीय पारिवारिक जीवन, परंपराओं, धार्मिक आस्था और पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी को अत्यंत सजीव रूप से प्रस्तुत करती है। ये क्या बताती है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पारिवारिक जीवन भी बताती है, परंपरा भी बताती है, धार्मिक आस्था भी बताती है और कहीं ना कहीं जो पीढ़ियों के बीच जो एक बढ़ती दूरी हो रही है उस चीज को भी बता रही है। जैसे आज की डेट में मोबाइल आने के कारण आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया, एक ही घर में रहते हुए भी लोग बाग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ फोन। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे दिखा रखा है, कहानी की शुरुआत लेखक अपनी दादी के शारीरिक रूप के वर्णन से करता है। दादी अत्यंत वृद्ध थी, उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे और शरीर झुका हुआ था। मतलब इसमें जो लेखक है वो अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी दादी थी, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, उनका जो चेहरा था वो झुर्रियों से भर चुका था, जैसे बूढ़े लोगों का हो जाता है, बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे और कह रहे हैं कि जो शरीर था वो थोड़ा सा झुका हुआ था, जैसे पहले के लोग आपने देखे थोड़े से आगे की साइड झुक जाते थे। ठीक है। उनकी कमर क्या हो जाती थी, झुक जाती थी। तो जो लेखक की दादी है वो इसी तरीके की है। ठीक है। जैसा इसमें अभी आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट बता रखा है, वह हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी। और कैसे कपड़े पहनती थी, हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी। उनके एक हाथ में माला होती थी और होठों पर, बता रहे हैं कि जो उनके एक हाथ होता था उसमें हमेशा माला होती थी और होठों पर हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो जप रही होती थी। देखो, बताया गया कि लगातार प्रार्थना चलती रहती थी और एक हाथ में माला होती थी और मतलब कि होठों पर हमेशा प्रार्थना चल रही होती थी, मतलब कुछ ना कुछ वो रट रही होती थी, कोई ना कोई जो प्रेयर होता है वो गा रही होती थी। लेखक को ऐसा लगता था कि दादी इतनी बूढ़ी है कि वे कभी जवान रही हो, ये कल्पना करना भी कठिन है। उनका जीवन पूर्णतः सादगी, संयम और धार्मिकता से भरा भरा था। देखो, लेखक के लिए ये बहुत मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं असंभव था मानना कि दादी कभी जवान भी रही होंगी। लाइक लेखक को ऐसा लग रहा था कि दादी हमेशा ऐसी बूढ़ी है, क्योंकि देखो जब भी हम अपने दादा दादी को देखते हैं उनके बाल पक चुके होते हैं, लाइक वो बूढ़े हो चुके होते हैं, तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि जीवन भर ही ऐसे ही थे,
मतलब ये शुरू से ही ऐसे ही रहे हैं। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो आज कहीं ना कहीं जैसे आज हम लोग हैं, हम लोग आज 22-23 साल के हैं, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, लेकिन हमारी भी उम्र एक समय 60 साल की होगी। तो कहने का मतलब यही है कि जो पोता होता है या पोती होती है, वो अपने जो दादा दादी को देखते हैं वो एक ऐसी एज में देखते हैं जहां पर वो बूढ़े हो चुके हैं। तो लेखक यहाँ पर यही मानते हैं कि ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कभी जवान रही होंगी, ये तो शुरू से ही ऐसी हैं। ठीक है, ऐसा कौन मान रहा है? लेखक मान रहे हैं। और जो उनकी दादी है, उनका जीवन जो है कैसा है? एकदम संयम में है, सादगी है, मतलब बहुत सिंपल है और धार्मिकता से भरा हुआ है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कुछ भी पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बिल्कुल आप अपनी जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए दिखा रखा है, लेखक का बचपन गांव में दादी के साथ बीता। जो लेखक है उनका जो बचपन था वो किसके साथ बीता? दादी के साथ। दादी ही उसकी देखभाल करती थी और उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। दादी ही उसके जीवन का क्या करती थी? देखरेख करती थी और दादी उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वे उसे सुबह जगाती, नहलाती और उसके साथ स्कूल जाती थी। जो दादी है उसको क्या करती थी? जगाती थी, उसको नहलाती धुलाती, उसको खाना भी खिलाती और फिर उसको स्कूल भी ले जाती थी। स्कूल मंदिर के पास था जहां पुजारी बच्चों को पढ़ाते थे। दादी धार्मिक शिक्षा को अत्यंत महत्व देती थी। देखो स्कूल जो था वो मंदिर के पास था और जो पुजारी थे वो बच्चों को क्या करते थे? पढ़ाया करते थे। और दादी एक तरीके से जो धार्मिक शिक्षा है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया करती थी। मतलब दादी को ऐसा लगता था कि धार्मिक शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। वे लेखक को प्रार्थनाएं सिखाती थी और स्वयं भी पूरे मन से भजन कीर्तन करती थी। और देखो वो लेखक को भी क्या करती थी? प्रार्थना वगैरह सिखाती थी और खुद भी क्या करती थी? भजन कीर्तन किया करती थी। लेखक और दादी के बीच गहरा भावनात्मक लगाव था और जो लेखक और जो दादी है उनके बीच बहुत ज्यादा एक घनिष्ठ संबंध कह सकते हैं, भावनात्मक तौर पर था। ठीक है बच्चों, पेपर में ना यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिचुएशन यही पूछी जाती है कि फेजेस पूछे जाते हैं, 3 फेजेस ऑफ बिटवीन ग्रैंड मदर एंड कुशवंत सिंह। ठीक है, तो ये 3 फेजेस ऐसे ही आएगा। देखो गांव में दादी उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रही है, लेकिन जब वो शहर चले जाते हैं तो बिल्कुल थोड़ी केयर हो जाती है कम। और फिर जब वो विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए कुशवंत सिंह, तो बिल्कुल ही केयर कम हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको बताने पड़ेंगे पेपर में। और आपको जितनी अच्छे से हिंदी क्लियर होगी ना, उतने अच्छे से आपको इंग्लिश भी क्लियर होगी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लाइक ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल पे भी सीख सकते हैं। और हमारा चैनल दूसरा है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, आप उस पर भी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, दोनों चैनल आपके लिए बना दिए गए हैं। आप जिस चैनल के माध्यम से अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है, जब लेखक शहर आकर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगा तब उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। अब देखो गांव में तो दादी उसका सवाल रही है सब चीज। ठीक है, अब वो गांव से कहाँ आ गए? शहर आ गए। ठीक है, जो लेखक के जो कुशवंत सिंह के जो मम्मी पापा उन्होंने उनको क्या कर दिया? शहर बुला लिया। तब उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। और उसके बाद क्या हुआ? जो लेखक है उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, साथ में उसकी दादी के भी। अब दादी उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी और दोनों का साथ कम होने लगा। अब दादी क्या थी? उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि अब उसको एक वैन आती है लेने के लिए स्कूल के लिए। ठीक है, बस आती है। तो जो उनके बीच में जो घनिष्ठ संबंध था वो थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ पर आगे दिखा रखा है, लेखक को अंग्रेजी, विज्ञान और संगीत जैसे विषय पढ़ाए जाने लगे। दादी को विज्ञान इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उसमें ईश्वर का कोई उल्लेख नहीं था। देखो जो दादी अब जो लेखक है वो क्या पढ़ने लग गया? अंग्रेजी पढ़ने लग गया, विज्ञान पढ़ने लग गया, संगीत पढ़ने लग गया। तो दादी को ये विषय पसंद नहीं थे, क्योंकि दादी को विज्ञान तो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें धार्मिक चीजें नहीं थी, उसमें ईश्वर की बातें नहीं थी। इसलिए दादी जो है वो एक तरीके से कहती हैं कि जो विज्ञान है वो कहीं ना कहीं बेकार है। ठीक है, ऐसा कौन कह रही है? दादी कह रही है। ठीक है, ठीक है, नहीं था। तो विज्ञान में क्या है? धार्मिक चीजें नहीं है, बिल्कुल भी ईश्वर की बात है उसमें नहीं है। उसमें सारी चीजें क्या है? एक तरीके से प्रैक्टिकल थ्योरिकल है। ठीक है, आई देखो संगीत को वे सभ्य परिवारों के लिए अनुचित मानती थी। इन बातों को लेकर वे मौन रहती थी, लेकिन मन से दुखी थी। धीरे धीरे लेखक और दादी के बीच बातचीत और निकटता कम होती गई। अब देखो जो संगीत वगैरह था, दादी का ऐसा मानना था कि ये ना जो सभ्य परिवार था, जो अच्छे परिवार थे, ये उनके लिए है ही नहीं। और उनको ना इस चीज का बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन वो बेचारी मौन रहती थी और मन ही मन दुख होती थी। किसी से बोलती नहीं थी, लेकिन वो मन ही मन क्या होती थी? दुख होती थी। और इसी के साथ साथ जो लेखक और जो दादी है उसके बीच में जो निकटता थी, मतलब कि जो बातें करते थे, वो बिल्कुल कम हो चुकी थी। इसके बाद लेखक विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। इस समय दादी पूरी तरह अकेली हो गई। अब देखो पहले तो चलो वो गांव में थे तो बहुत ज्यादा पास थे, फिर वो शहर आए तो थोड़ा बहुत पास था कि दादी उनको देख लिया करती थी। ठीक है, उनका अलग कमरा था, लेकिन दादी उनको आते जाते देख लिया करती। लेकिन अब जो लेखक है वो विदेश जा रहे हैं, ठीक है, मतलब बड़ी पढ़ाई के लिए। तो
अब दादी क्या हो गई, बिल्कुल अकेली हो गई, पूरी अकेली हो गई। वे अपना अधिकांश समय प्रार्थना करने और चरखा काटने में बिताने लगी। उनका जीवन एक रस और शांत हो गया। कई वर्षों बाद लेखक वापस लौटा तो उसने देखा कि दादी बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब देखो क्या हुआ, जो दादी है बिल्कुल अकेले पड़ गई और वो पूरे दिन प्रार्थना करने लगी, और जो चरखा होता है, जो कह सकते हो जो पहले गांधी जी चला करते थे, वो पूरे दिन वही करती थी और बहुत शांत हो गई थी। ठीक है, और कई वर्षों बाद जब क्या नाम है जो लेखक हैं वो लौटते हैं, वो वापस आते हैं। ठीक है, और जो दादी थी वो चिड़िया वगैरह को दाने वगैरह भी देने लग गई थी। तो कहने का मतलब है जो दादी का जो जीवन था गांव में और शहर में बिल्कुल चेंज हो चुका था। ठीक है, तो और यहाँ पर देखो अब क्या हुआ, कई वर्षों बाद जब लेखक लौटा तो अब तो उसने दादी को दादी बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसने दादी को देखा और फिर उनको उसको लगा कि दादी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि देखो इंसान ना अंदर से जब टूट जाता है तो फिर उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। दादी को भी वही परेशानियां हो रही थी। ठीक है, आगे देखो बता रखा है यहाँ पर उन्हें यह आभास हो गया था कि उनका अंत निकट है। उन्होंने चरखा काटना और प्रार्थना करना भी छोड़ दिया और पूरे दिन मौन रहकर अंतिम समय की प्रतीक्षा करने लगी। और देखो दादी को ना ऐसा फील हो चुका था कि अब उनका जो अंतिम समय है वो करीब आ चुका है, और दादी बिल्कुल क्या हो गई, मौन हो गई, किसी से बात नहीं करती थी, और उन्होंने चरखा चलाना प्रार्थना करना सब चीज छोड़ दिया और वो अपने मौत की जो है वो प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए पीडीएफ रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड तो आप बिल्कुल बेझिझक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने इसमें 3 सिचुएशन पढ़ी, एक गांव वाली, एक शहर वाली और एक विदेश वाली। ठीक है, ये 3 सिचुएशन आपके पेपर में पूछी जाती है, तो आपको इसी तरीके से बतानी होगी। देखो दिखा रखा है दादी की मृत्यु के बाद एक अत्यंत मार्मिक दृश्य प्रस्तुत होता है। जो दादी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या होता है, एक मार्मिक चित्रण क्या होता है, प्रस्तुत होता है। आंगन में बैठी गोरैया जिन्हें दादी प्रतिदिन दाना डालती थी चुपचाप बैठी रही और दाना नहीं खाया। अब देखो कहीं ना कहीं वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से शौक मना रहे हैं दादी के चले जाने का। देखो दाने पड़े हुए लेकिन वो खा नहीं रही, चुपचाप बैठी हुई है, दाना नहीं खाया। ये दृश्य दादी और पक्षियों के बीच के गहरे स्नेह को दर्शाता है। ये देखो गोरैया और दादी के जो बीच का जो गहरा स्नेह था, जो प्यार था, उसको दिखाता है, अफेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, तो बता रखा है ये पाठ प्रेम, त्याग, परंपरा और बदलते समय में रिश्तों के बदलते स्वरूप का संवेदनशील चित्रण है। खुशवंत सिंह ने दादी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। और कहीं ना कहीं जो खुशवंत सिंह है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेम, त्याग, परंपरा और बदलते समय में जो रिश्ते के जो बदलते रूप है उसको बहुत संवेदनशील तरीके से बताने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं ये एक प्रभावशाली चीजें हैं किसके लिए, परिवारों के लिए। तो आज की डेट में आपने देखा होगा कि पहले तो चलो एक था कि घर में एक ही टीवी हुआ करता था तो सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर बातचीत किया कर लिया करते थे। लेकिन आजकल का जमाना जो है वो इसमें सभी के पास फोन आ गया है, तो कोई किसी से बातें नहीं करता है पहले के जैसी। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो दिक्कत हो रही है इससे। ठीक है, देखो परिवार को तो हो ही रही है, बच्चों को भी हो रही है कि बच्चे अपनी मर्जी से अब कुछ भी कर रहे हैं, सभी को फोन मिल चुका है, सभी अपना। तो आज भी ये सिचुएशन हो रही है कि हम सबको आज भी कहीं ना कहीं एक साथ एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। लाइक टीवी देखते समय, खाना खाते समय, कुछ भी करते समय में एक साथ इकट्ठा होकर बातें करनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं हमारे बीच जो परिवार का संबंध है वो बना रहे और हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहे। तो गाइज इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, और बहुत जल्दी आपका पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें, ताकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपको करवाता रहूं। ये पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे कॉल कर अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री सभी के नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो आप सभी की प्लेलिस्ट पे विजिट कर इजीली तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।